आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का बेबाक बात में। और आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश हुकूमत में इकलौते मुस्लिम वजीर मोहसिन रजा साहब। मोहसिन रजा साहब, चूंकि इकलौते वजीर हैं आप उत्तर प्रदेश हुकूमत में, और उत्तर प्रदेश जो है ये इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के हिसाब से, और हर किसी की निगाह उत्तर प्रदेश के ऊपर लगी रहती है। और उस उत्तर प्रदेश में अगर कोई इकलौता मुस्लिम वजीर हो तो जाहिर तौर पर उसके ऊपर हर किसी की निगाह रहना लाजमी है। कुल मिलाकर के कैसे देख रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो सियासत चल रही है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छे माहौल में उत्तर प्रदेश चल रहा है, बहुत सुकून और अमन का माहौल है। और मैं ज्यादा कुछ और राजनीतिक बातें ना करते हुए ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में बिल्कुल अमन के साथ भयमुक्त हो चुका है। यहाँ पर दहशत जो थी वो खत्म हो चुकी है। आम लोग बहुत सुकून और बड़ा अपने अंदर कहीं ना कहीं अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, एक अच्छे माहौल में महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक खुशहाली का माहौल है। और उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि विकास जो तेजी से उसकी स्पीड बढ़ी है पिछले 10 महीनों में, विकास की जो रफ्तार है वो बहुत तेज हो गई है। तो इसलिए लोगों को बहुत उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पर खरी उतरती हुई सरकार दिख रही है। और तमाम सी बातें उसके पीछे चली गई हैं। तमाम से जो लोग इधर उधर के इल्ज़ामात लगाया करते थे वो इल्ज़ामात उनके बिल्कुल किनारे हो गए हैं। और सरकार बहुत तेज़ी से एक अच्छे काम की तरफ बढ़ गई है। आवाम को लेकर सभी जितने भी यहाँ पर मजहब के लोग, जितने भी जातियों के लोग हैं, वो बहुत अमन महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल महसूस कर रहे हैं। लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ईमानदार सरकार भाजपा की यहाँ पर, और बहुत तेजी के साथ विकास करती हुई सरकार। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि विकास जो है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी के साथ विकास हो रहा है, लेकिन विवाद भी साथ साथ चल रहे हैं। कभी ताज महोत्सव के ऊपर विवाद हो जाता है, कभी ताजमहल की जो पूरी आइडियोलॉजी है उसको लेकर के विवाद हो जाता है, कभी दीनी मदरसों के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर के जो है वो विवाद हो जाता है। कई बहुत सारे इश्यूज जो है वो एक के बाद एक आ जाते हैं, कासगंज भी हो जाता है वहीं पर ही। इनके बारे में क्या कहेंगे सर? आपको लगता है कि विकास के साथ जब ये विवाद होता है तो परेशानियां जो है वो अड़चने पैदा हो जाती है, फिर परेशानियां खड़ी हो जाती हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की नेतृत्व की सरकार, भाजपा की सरकार पिछले 10 महीनों से काम कर रही है। 10 महीनों में जो गुंडाराज था, भ्रष्टाचार था, इस पर बहुत तेजी के साथ लगाम लगी। आप आम तौर से खास करके जो हमारी खवातीन हैं, औरतें हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विकास को प्राथमिकता दी है, गुंडाराज को खत्म कर दिया है। जो कहना चाहिए अपराध था, उस अपराध पर बहुत तेजी के साथ में लगाम लगा दी है। अपराधी यहां पर से भागना चाह रहे हैं, जो भाग नहीं रहे हैं वो जेल चले गए हैं, उनको पुलिस ने जेल में भेज दिया है। और जो अपराधी पुलिस के सामने मुठभेड़ करते हैं वो आप देख रहे हैं कि पुलिस अपने काम कर रही है उनके साथ में। तो इस तरह की चीजें हैं। और जो दूसरी बात आपने कही है कि समाज को अच्छी तरफ, अच्छे एक विकास की दिशा में ले जाना, सबका साथ सबका विकास करना, ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा ना किसी ने किया है और ना कोई कर सकता था। और आज जो आपने दूसरी बात कही, मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि आज चाहे वो ताज महोत्सव हो या अगर आप अयोध्या की दीपावली की बात कर लें, तो इस तरह की चीजों से, चूंकि इस तरह की चीजों को, इस कल्चर को लोग भूल गए थे, इस संस्कृति को लोग भूल गए थे। जो पिछली सरकारें चली हैं उन्होंने अपनी संस्कृति को ही भुला दिया था। तो अगर आज संस्कृति को साथ में लेकर एक सौहार्द के माहौल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में अच्छे काम कर रही है, तो सर हुकूमतें जो है वो सेकुलर निजाम से चलती हैं, आइन से चलती हैं। जो हुकूमतें हैं वो सेकुलर सिस्टम से चलती हैं, वो किसी संस्कृति से नहीं चलती सर। ये आप भी जानते हैं। आइन है, आपने भी जो है शपथ ली थी, आइन की शपथ ली थी, वो किसी संस्कृति की शपथ नहीं ली थी। और संस्कृति भी तो सेकुलरिज्म का ही कहीं अपना रोल प्ले करती है। जो कल्चर हमारा है, जो संस्कृति है, वो भी तो सर्कुलरिज्म में ही हमारा। सवाल तब खड़े होते हैं जब वन साइडेड चीजें होने लगती हैं साहब, उस वक्त सवाल खड़े होते हैं। क्या ये भाईचारे का प्रतीक नहीं है? आप एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या होली, दिवाली, ईद, बकरीद ये सौहार्द के प्रोग्राम नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्या अगर होली हो जाए, दीपावली मना ली जाए, ताज महोत्सव में राम की थीम से कोई प्रोग्राम कर दिया जाए, तो ये सौहार्द नहीं दिखाता है क्या? ये एकजुटता नहीं दिखाती है हमारे प्रदेश में? हाँ बिल्कुल दिखाता है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि
योगी हुकूमत एक मैसेज देना चाहती है मुस्लिम तबके को, खासतौर से माइनॉरिटी तबके को, और उस माइनॉरिटी में भी मुस्लिम तबके को, कि देखिए हमें आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, जो हमें करना है वही करेंगे, और जो इस मुल्क की एक अलग तरह की संस्कृति है वो संस्कृति सही है, उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन जब सेकुलरिज्म को कहीं ताक पे रख दिया जाता है, या उन चीज़ों को जो आईनी जो निज़ामात हैं, जो आइन है हमारा, अगर उसको हम ताक पे रख देंगे तो फिर सब सवाल तो उठेगा ना साहब। देखिए, ये बिल्कुल अपने आप में कोरी बकवास की बात करते हैं जो भी लोग करते हैं जी। उनको जवाब दे चुके हैं आदरणीय योगी जी, और जनाब योगी जी ने कहा कि अगर हमारे जिस्म का कोई भी अंग खराब हो जाए तो हमें तकलीफ होती है, और कहीं ना कहीं हम ही को उसको देख के लोग कहते हैं कि साहब आपका ये अंग खराब है। तो हम किसी भी अंग को खराब नहीं, अच्छा ही करना चाहते हैं। तो इसलिए समाज में हर वर्ग को साथ में लेकर चलने का काम योगी सरकार और भाजपा की नीति सबका साथ सबका विकास पर ही चल रही है। और जो लोग बेचैन हो रहे हैं उनका बेचैन होना लाजमी है, क्योंकि उन्होंने जो राजनीति की है, हम आपसे 2 मिनट चाहते हैं, उन्होंने जो राजनीति की है, उन्होंने बांटने की राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है। वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास और सबका साथ की बात करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से परेशान है लोग, क्योंकि हमारी नीति पारदर्शी है, बड़ी ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि हमारे यहां कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, ना किसी के साथ कोई भेदभाव कर सकता है। योगी जी को देख लें, चाहे केंद्र में आप मोदी जी की 4 साल की सरकार में, हमारे प्रधानमंत्री जी के, खासकर मोदी जी के नेतृत्व की 4 साल की सरकार हो गई। एक आरोप बता दीजिए, सिवाय उल्टी सीधी बातों को इधर उधर से घुमाकर लाने के सिवा विपक्ष के पास कुछ रह नहीं गया है। अपोजिशन के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने देश का विकास किया ही नहीं था। जी, 2017 की सर रिपोर्ट आई है, और ये मरकजी हुकूमत जो है, मोदी हुकूमत, उसी की ये रिपोर्ट है, राज्यसभा में पेश की गई है, पार्लियामेंट में पेश की गई है। 2017 में 195 दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इसको आप कैसे देखते हैं? चूंकि उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, मरकज में भी आपकी हुकूमत है, तो जाहिर तौर पर आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। दंगा एक भी बुरा है, अगर 195 होते तो वो तो बहुत ज्यादा तादाद है। 2017 में जो रिपोर्ट आई है जी, ये 16-17 की रिपोर्ट है जी। आपको जो रिपोर्ट, आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये 16-17 ये समाजवादी पार्टी के दौर की रिपोर्ट है। हम तो 17 की पूरी रिपोर्ट थोड़ी ना है, हमेशा। अच्छा, कासगंज का किसकी रिपोर्ट? अगर कासगंज दंगा हुआ तो आपकी हुकूमत के दौरान हुआ ना साहब? आपको 18 में मिलेगी। हाँ, कासगंज पर क्या कहेंगे? देखिए, यौम जमहूरिया जो है वो इतना बेहतरीन तरीके से लोग मना रहे थे अपने अपने तौर पर। मैं जो बात कह रहा था कि 10 महीने की सरकार में आप देखें, बहुत तेजी के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ, अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, साथ में विकास तेजी से बढ़ गया। तो कोई भी चीज विपक्ष को मिल नहीं रही है। हम तो फिर कह रहे हैं कि सियासत मत करिए, विकास के एजेंडे में साथ आइए, क्योंकि आपको अभी आगे, और अपने को, अगर आप एक कोई राजनीतिक दल हैं तो आपको ईमानदारी से राजनीति में अपनी जमीन तलाशना चाहिए कि आपको जनता ने हटाया क्यों प्रदेश से। आप फिर वही अपने पुराने एजेंडे पर जाना चाहते हैं, मत जाइए। हम नहीं करना चाहते वो बात। हम चाहते हैं एक अच्छे माहौल में देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे माहौल में आगे बढ़ रहा है, विकास भी हो रहा है और भयमुक्त समाज भी है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग इनसे भी कहिए, हमसे जैसे आप सवाल कर रहे हैं, विपक्ष से भी कहिए कि आपने क्या गलतियां करी थी, अपने गलतियों का आकलन करिए। ये जनता खूब जानती है कि कौन विकास कर रहा था। कासगंज की बात करूंगा। कासगंज में जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश हुई है, कासगंज की बात मैं कर रहा हूं, कासगंज में जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश हुई है, वो चाहे किसी की तरफ से भी हुई है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और आपकी हुकूमत ने जो है इकदाम उठाए हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। क्या वाकई ऐसा है? योगी जी की सरकार में निष्पक्ष कार्रवाई होती है और तेजी से कार्रवाई होती है, और किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाता है। ये आपको बता दें, आप कहीं पर भी देख लें, कानून हाथ में लेने की इजाजत योगी सरकार में किसी को नहीं है। और इसलिए आप देखें, वहां पर जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वहां पर बहुत तेजी के साथ में अमन कायम किया शासन प्रशासन दोनों ने। वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों ने कैंप लगाकर बहुत तेजी के साथ वहां का माहौल नॉर्मल किया। शरारती तत्व थे जो चाहते थे कि माहौल और गड़बड़ हो। अब मैं ज्यादा कुछ कहूंगा
तो आप कहेंगे कि साहब आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप भी सब जानते हैं। हाँ, लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई है वो पर्टिकुलर एक तबके की ज्यादा हुई है। कौन लोग थे और मैं ये कह रहा हूं कि जो गिरफ्तारियां हुई है वो पर्टिकुलर एक तबके के नौजवानों की ज्यादा हुई है, जो कार्रवाई हो रही है वो पर्टिकुलर एक तबके के लोगों के ऊपर ज्यादा हो रही है, ये लोगों की शिकायत है। वहां पर जो भी चीजें हैं वो एक पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के जांच का विषय है। हाँ। जो वहां कंप्लेंट्स हुई, जो लोगों पर भी मुकदमे कायम हैं, उनको पुलिस पकड़ के अदालत में भेज रही है। वो जाएं, जेल जाएं, अदालत में जाएं, वहां से जो भी चीज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। अब यहां पर हम इस पे नहीं जाना चाहते कि कोई कह रहा है हमारे ज्यादा उनके कम। जो भी उसमें शरारती तत्व हैं, वो कोई भी हो, किसी भी समुदाय, किसी जाति से आते होंगे, जिसने भी शरारत की है उनके खिलाफ कार्रवाई वहां एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। आप अपने कैमरामैन को भेजिए, वहां अमन का माहौल है या नहीं है। जी, लेकिन क्या आपको नहीं जाना चाहिए था? क्या आप जैसे कुछ और लीडर्स को वहां नहीं जाना चाहिए था कि जो माहौल बिगड़ा उसके फौरन बाद वहां आप लोग जाते? आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप हुकूमत के वजीर हैं, जिम्मेदार लोग हैं, तो आपके जाने से अमन भाईचारा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता, फौरन बढ़ जाता। एक यकीन दहानी भी होती लोगों के अंदर। आप लोग नहीं गए। यकीन दहानी की बात यह है कि सरकार तो वहां मौजूद है। हाँ। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ल में हो, प्रशासन की शक्ल में हो, सरकार ही तो काम कर रही है। सरकारी तंत्र ही ने तो वहां पर फौरन हर चीज पर काबू पाया, और जो लोग गलत थे उनको पकड़ के जेल भेजा है, और जो अभी और फरार हैं उनको पकड़ के जेल भेजेगी। तो इसमें सरकार का ही तो ये सबसे बड़ा कहना चाहिए कामयाबी है शासन और प्रशासन की, कि वहां बहुत तेजी के साथ हालात पर काबू पाया। हमारी जरूरत थी कि किसी भी तरह की वहां पर अमन की स्थिति पैदा हो जाए। जो लोग पीछे उसके शामिल हैं या कुछ लोग अपनी रोटी सेकना चाहते थे, उनकी रोटी नहीं सेक पाई वहां पर। ये बताइए, इस मसले पर क्या जो वजीर आला है योगी आदित्यनाथ साहब, उनसे कुछ बात हुई है? किस तरीके से वहां पर निगाह अभी भी बना करके रखे हुए हैं आप लोग? और क्या जब जरूरत पड़ेगी आप लोग जाएंगे वहां पर, लोगों के बीच जाकर के बातचीत करेंगे और उनको समझाएंगे कि देखिए सब लोग इसी मुल्क के हैं, किसी को यहां से जाने की जरूरत नहीं है, ना यहां से कोई जा सकता, सब इस मुल्क के तिरंगे से मोहब्बत करते हैं? तो ये बात आप लोग जब ज्यादा समझाओगे तो वो ज्यादा समझ में आएगी उन लोगों के। क्या ऐसी कोई प्लानिंग है? क्या वजीर आला से कोई ऐसी बात हुई है कि भाई आप लोग जाएंगे एक वफद लेकर के और दोनों ही लोगों के दरमियान जाकर के बातचीत करेंगे और उनको समझाएंगे कि सबको प्यार मोहब्बत से रहना है, तो प्यार मोहब्बत ही बना करके रखिए? हमें बड़ी अजीब सी बात, ये सवाल आपका बहुत अजीब है जी। आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ जनता की ये सरकार है, उसमें सभी लोग आ जाते हैं, इसमें किसी को छोड़कर बात नहीं की कभी योगी जी ने। ये 22 करोड़ जनता की सरकार है। जैसे देश की सरकार आदरणीय मोदी जी कहते हैं ये 125 करोड़ लोगों की सरकार है, तो सरकार सबकी है। तो यहां ये इससे और उनसे कहने की जरूरत क्या है? हम तो सबके हैं और सब हमारे हैं। सरकार सबकी होती है, तो हम तो सरकार के नुमाइंदे हैं। इसलिए हम तो गली कूचे में, हर जिले में, हर गांव में, हर जगह विकास और अमन और मोहब्बत और भाईचारा। क्या जाने का कोई प्लान है? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? छोड़कर थोड़ी चल रहे हैं। और तो ये अपने आप में सवाल पैदा कहां से होता है? मैं ये कह रहा हूं कि मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कुछ जाने की प्लानिंग है। मैं कह रहा हूं दोनों लोगों से मिलिए ना जाकर के। भाई हम ये थोड़ा ही करेंगे किसी एक आदमी से मिलो जाकर के, दोनों से ही मिलने की बात है। भाई आप हुकूमत है, आप सरकार है, तो जाएंगे। तमाम जनप्रतिनिधि वहां मौजूद हैं जी। मैंने आपसे कहा ना कि सरकार के तमाम नुमाइंदे वहां से आते हैं, तमाम विधायक वहां से आते हैं, सांसद आते हैं, वहां और लोग भी हैं, सभी हैं वहां पर, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। तो अभी एक वही जगह नहीं। आप जिन सांसद की बात कर रहे हैं, जिन विधायकों की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर इल्जाम ये भी है कि भड़काऊ भाषण दिए हैं उन्होंने, तकरीरें ऐसी की हैं जिनसे और ज्यादा दंगा भड़का है। अब देखिए, तकरीरों के मामले में तो आप जानते हैं, अब तकरीरें अगर आपको देखनी है तो आपको तकरीरें अगर हम सुनवा दें, और आपको बताना नहीं चाहते, हम कहना नहीं चाहते, मुख्तलिफ पार्टियों की तकरीरें आप सुना दीजिए तो बहुत कुछ बाकी ना रहेगा उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए ऐसे लोगों को ही तो सरकार में आकर लोगों ने ये जवाब दिया है कि हम ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करते। तो आप हमारे ऊपर क्यों आप उंगली उठा रहे हैं? ये उनको जवाब मिल गया जो ये सब आरोप और इस तरह की बयानात दिया करते थे, वो आज हाशिए पर पड़े हैं। अच्छा ये बताइए साहब, ये दीनी मदरसों की बात हुई थी और दीनी मदरसों में सीसीटीवी भी लगवाए गए थे और बहुत सारे फरमान जारी हुए थे। जो दीनी मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन देने की बातचीत है, तो वो हुकूमती लेवल पर, हुकूमती सतह पर वो कहाँ तक बात पहुंची और किस तरीके से, कितने संजीदा हैं आपकी हुकूमत और आप खुद
जो दीनी मदरसे हैं उनको मॉडर्न बनाया जाए, उनके अंदर मॉडर्न एजुकेशन दी जाए। क्योंकि सवाल ये उठता है, जब भी आप कोई काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जब भी मॉडर्न एजुकेशन देने की आप बात करते हैं, तो चूंकि आप बीजेपी का हिस्सा हैं या बीजेपी की वहां पर हुकूमत है, तो बहुत सारे लोग शक व शुबात करते हैं कि भाई इनकी नीयत साफ है कि नहीं है। तो क्या आप साफ नीयत के साथ दीनी मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन देंगे? नहीं, बिल्कुल देंगे, और देने का प्रयास पूरा चल रहा है जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है। ईमानदारी के साथ दीनी मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात ईमानदारी के साथ योगी जी ने उठाई है। अभी यहाँ पर 9 राज्यों की बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे केंद्रीय मंत्री जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब भी यहाँ मौजूद थे। उस दौरान उस प्रोग्राम के उसके लिए इफ्तिताह के लिए आए थे जनाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम मॉडर्नाइजेशन हम चाहते हैं, आधुनिक शिक्षा बढ़ना चाहिए मदरसों में। अगर आप धार्मिक शिक्षा के साथ साथ दुनियावी तालीम भी लेंगे तो दुनियावी तालीम से आप आगे बढ़ सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी कुछ बनेंगे आप देश में आदरणीय मोदी जी का सपना जो न्यू इंडिया का है, देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। तो ये तो हमारी ईमानदारी की सोच है। अगर किसी ने पहले नहीं सोचा तो ये उससे सवाल होना चाहिए। अगर आज हम कोई अच्छी बात के लिए कोई चीज को ऐड करना चाहते हैं अच्छाई के लिए, तो हमारी तो तारीफ होना चाहिए, ना कि उस पर इस तरह के सवालात। और सवालात वही उठा रहे हैं जिन्होंने यहां पर एक तरीके से जो कहना चाहिए मदरसा माफिया है, जिन्होंने मदरसों के आड़ में कहीं ना कहीं अपना निजी स्वार्थ, जाती फायदा देखा मदरसों के पीछे, उन्होंने बर्बाद किया है। इसके जो पैसा आता था तमाम मदरसों के लिए, उस पैसे की बंदरबांट हुई है, लूट हुई है। उन लोग परेशान हैं, वो परेशान है, उनका परेशान होना स्वाभाविक है। और क्या आप जांच करेंगे जो आप कह रहे हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं कि जो पैसा आता था उसकी बंदरबांट हुई है, तो क्या उस बंदरबांट की या फिर जो घपला हुआ है उसकी जांच करेंगे? कुछ ऐसी प्लानिंग है आप लोगों की? जांच करेंगे नहीं, जांच कर रहे हैं। और अभी जो मदरसे हमारे से गलत तरीके से चल रहे थे, जो रजिस्टर्ड नहीं थे, तमाम मदरसे मान्यताएं नहीं थी, वो लोगों से जबरदस्ती पैसे की वसूली कर रहे थे, वो मदरसे बंद किए हैं हमने और आगे भी बंद करेंगे। कई मदरसों में हमने FIR भी कराई, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मदरसे मॉडर्नाइजेशन की बात आ रही है, हम जिस तरह से लेकर चल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग, उसके लिए जब सरकार करना चाहती है तो आगे बढ़कर उन्हें भी आगे आना चाहिए। मेरा कहना यह है कि सन 47 से आज तक मदरसों से क्या मिला हमें, हमारे देश में मुसलमानों को, हमें बता दें। और आज अगर मोदी सरकार और योगी सरकार मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कर रही है, तो क्या पहले की सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या पहले के जो मुस्लिम लीडर थे, जो तमाम ठेकेदार बने हुए थे मुस्लिम समाज के, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? वो आप मुसलमानों के लिए आगे कभी नहीं आए? सच्चर कमेटी और अगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट किसी दिन किसी बड़े आलिम को लेकर के आऊंगा आपके साथ, बताएंगे कि 1947 से लेकर के अब तक मदरसों ने क्या कुछ दिया है। मुझे लगता है इस मुल्क की तरक्की में दीनी मदरसों का जो रोल है उसको भी आप जो है वो अवॉइड नहीं कर सकते। और बहुत सारे काम हुए हैं, ये बात सही है कि उसमें गुंजाइश है, बहुत सारा काम होना चाहिए। मैं सवाल ये कर रहा था आपसे कि जब दीनी मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, आप ईमानदारी से उसको करना चाहते हैं, आपके वजीर आला हैं वो इस काम को करना चाहते हैं, इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी वो भी मॉडर्नाइजेशन जो है वो उसके लिए काम कर रहे हैं या वो उसकी बात करते हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ वो बात करते हैं। मगर उसी दरमियान कुछ लोग, कुछ सरफिरे लोग ये सवाल उठा देते हैं कि जो दीनी मदरसे है वहां से दहशतगर्द पैदा होते हैं। तो मोहसिन रजा के ऊपर क्या गुजरती है, क्या उनको भी ऐसा ही लगता है क्या? मुझे कभी नहीं लगता है, और ना कभी हमारी सरकार ने, ना केंद्र सरकार ने, ना प्रदेश की सरकार ने, हम लोगों ने कभी इस तरह की ना कोई बात सुनी है और ना कही है। और जो भी सरफिरे लोग करते हैं इस तरह की बात, ये इसका जवाब भी उन्हीं को देना चाहिए, मुझे लगता है। लेकिन जो बात ऐसी करते हैं साहब, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो अभी भी, उनकी हुकूमत चली गई, जिस हुकूमत का वो हिस्सा थे, वो अभी भी कुर्सी पर जमे हुए हैं। तो फिर आप तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना। देखिए, आप जिधर, आपका जिधर इशारा है, हाँ साहब, हमारी सरकार, मैं नाम भी ले दूंगा, इशारे वाली बात नहीं है, मैं तो साहब बोल रहा हूँ, वसीम रिजवी का नाम ले रहा हूँ। थोड़ा पेशेंस रखिए। हाँ सर, मैंने आपको बताया, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। वो कार्रवाई जो होगी वो जग जाहिर होगी और कार्रवाई आपके सामने आएगी और बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपके सामने आएगी। क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं, अगर उन्होंने गलत काम किए हैं तो वो इस तरह के बटर और मक्खन लगाकर वो बच नहीं सकते। उन्हें, अगर उन्होंने गलत काम किया है तो उस गलत बात की सजा मिलेगी, इससे कतई इनकार नहीं करती हमारी सरकार। बिल्कुल ठीक है, और ये बहुत बड़ा बयान है आपका, और मुझे लगता है कि इस बयान के बाद चीजें बहुत ज्यादा क्लियर और साफ सुथरी हो जानी चाहिए
कि जो मोदी हुकूमत है मरकज में और जो योगी हुकूमत है उत्तर प्रदेश में, वो वाकई ही अक़लियती तबके के साथ कोई बर्ताव जो है वो ऐसा नहीं करना चाहती जिससे उनके दरमियान कोई गलत मैसेज जाए। मॉडर्न एजुकेशन की बात आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बहुत अहम इशू आपने उठाया था कुछ दिन पहले मोहसिन रजा साहब की, जो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड है उनको एक कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि ये जो अगर इस तरीके से हो गया है, आपकी हुकूमत ने अगर ये कदम उठा लिया या कानूनी अड़चन इसमें कोई नहीं आई, तो कौन कौन से वो फायदे होंगे दोनों बोर्ड जो है वो एक हो जाने से? कौन कौन से फायदे जो है वो कौम को मिल सकते हैं या कम्युनिटी को मिल सकते हैं? देखिए, इसमें होता यह है कि हमारे पास में पूरे उत्तर प्रदेश भर से तमाम लोग हैं जिनके खतूत आया करते हैं, तमाम खत आते रहते हैं जिसमें अलग अलग तरह के लोगों के आइडियाज और सुझाव आते हैं। क्योंकि सरकार, भाई मैंने कहा ना, 22 करोड़ जनता की सरकार है, उनके जो हमारे पास सुझाव आते हैं उन सुझाव में इस तरह के भी काफी खत आए हैं सरकार के पास में। तो उस पर हम लोगों ने गौर करने के लिए जो हमारा LR डिपार्टमेंट होता है, जो लॉ डिपार्टमेंट होता है, उसको भेज दिया है कि वो देखें क्या इसमें कानूनी कोई ऐसी रास्ता है, ऐसा निकल सकता है कि क्या ये हो सकता है। अगर कानूनी कोई इसमें पॉसिबिलिटी है तो उस पर आगे गौर करने की बात कही है, और अभी भी वो वहां गया हुआ है। और जब वापस वहां से आएगा LR डिपार्टमेंट से, तो वो खत के पास क्या जवाब आएगा वो आपके सामने आएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने की बात आप कहते हैं कि भाई उसका कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए। कौम के लिए आप उसको कैसे खतरा मानते हैं, या फिर इस समाज के लिए कैसे खतरा मानते हैं, या फिर कैसे मानते हैं कि वो नुकसानदेह है? आप कहते हैं ये इलीगल है, इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैंने पहले कहा था कि अगर कोई भी संस्था हिंदुस्तान में अगर आवाम की वेलफेयर के काम कर रही है, जनता के कल्याण के काम कर रही है, तो उसे करना चाहिए। और अगर वो संस्था अपने रास्ते और अपने उद्देश्य से भटक जाए, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, चूंकि वो औरतों के मामले में कतई नाइंसाफी कर रही है आज भी, और औरतों के मामले में जब वो नाइंसाफी कर रही है तो उसको राइट नहीं है उस संस्था को कि उसको आगे काम करने दिया जाए। अगर वो सब अपने सभी लोगों को लेकर चलना चाहती है, वो अगर ट्रिपल तलाक के इशू को बार बार, अभी वो मॉडल अपना जो निकाहनामे की बात आई कि साहब उसमें अब ये लिखवाएंगे कि साहब आप निकाह के दौरान ही शौहर ये लिखे कि हम ट्रिपल तलाक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये आप ट्रिपल तलाक लफ्ज को पकड़कर चल क्यों रहे हैं? जो शब्द ने इतनी जिंदगियां बर्बाद की हैं मुस्लिम समाज की औरतों की, तलाक 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 ने। मेरा एक सवाल है, हमारे सवाल का जवाब वो दे दे। हमारा कहना यह है कि जब तलाक 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 कहने से आप किसी की जिंदगी खत्म करा देते हैं, अलग करा देते हैं, तलाक करा देते हैं, तो क्या निकाह 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 कहने से निकाह हो जाएगा? क्या नमाज 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 कहने से नमाज हो जाएगी? कैसा मजाक वाला बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इतने दानिश्वर लोग वहां पर मौजूद हैं, कम से कम उन्हें सोचना चाहिए। इस बात पर रिजिड होने के बजाय ठीक है, एक फैसला निकालना चाहिए कि जो शरीयत का पार्ट नहीं है उस पर आप बहस कर रहे हैं। आप कोई शरीयत नहीं है, और ना आप शरीयत हैं, ना आप हिंदुस्तान का संविधान है। आप एक NGO हैं, एक संस्था है। तो संस्था को ना तो संविधान के ऊपर बोलने दिया जाएगा और ना शरीयत में घुसने दिया जाएगा। मेरा मानना यह है। बिल्कुल ठीक है सर। 2-3 चीजें और हैं जो मैं जल्दी से जल्दी आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो यह है कि एक नया फैशन चल गया है, पिछले काफी दिन से यह फैशन चल रहा है इस मुल्क में, कि अगर कोई बात हो जाती है मुसलमानों से जुड़ी हुई, कोई एक छोटी मोटी कोई बात आ जाती है सामने, तो कोई भी उनको सर्टिफिकेट पकड़ा देता है कि आप इस मुल्क के देशभक्त हो कि नहीं हो, आप मुल्क परस्त हो कि नहीं हो, आप हिंदुस्तानी हो कि नहीं हो। कई लोग उनको जो है वो वीज़ा और जो है पासपोर्ट पकड़ा देते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए। मोहसिन रजा साहब, ईमानदारी से आप बताइएगा कि क्या ये रवैया ठीक है कि भाई अगर कहीं कोई बात हो गई है, कहीं कोई चीज़ सामने आ गई है, तो उसकी बिना पर आप कह दो कि पाकिस्तान चले जाओ, आप जो है हिंदुस्तान छोड़ दो? ईमानदारी से बताइएगा कि आपको अच्छा लगता है खुद को, मतलब जो है कई बार नहीं झकझोरता कि यार ये कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं जहां हर रोज पाकिस्तान भेजा जाता है? आपने सवाल अच्छा किया, लेकिन हम इस पर एक जवाब देना चाहते हैं जी, कि जो लोग उस तरह के काम में शरीक मिले, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, और उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते जी। तो कहीं वो लोग तमाम और मुसलमानों पर क्यों उंगलियां उठवाते हैं? हम सबको मिलकर उनके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। मेरा मानना यहां पर यह है। और रही बात तमाम लोग क्या बयान देते हैं, तो बयानों से तो भाई ये तो देश है, आपने देखा है अभी विपक्ष के लोग क्या क्या बयान दिया करते हैं, आपने देखा है। अब
देश है, यहाँ आप चले जाते हैं, आपका रिपोर्टर जाता है, कोई ने अपने को सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई दे देता है बयान, कोई अपने कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी के लिए बयान दे देता है, तो वो अलग चीज है। लेकिन सरकार सबका साथ सबका विकास पर काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में। कोई ऐसी चीज अभी तक आप खुद अपने चैनल के नुमाइंदों से पूछिए कि कोई भी बात ऐसी निकाल कर दिखा दें कि जिसमें किसी के साथ कोई नाइंसाफी की गई हो। कोई एक बात आप दिखा दीजिए। 4 साल की बिल्कुल ठीक है। मोहसिन रजा साहब ये बताइए, और जो योगी आदित्यनाथ है उन्हें उत्तर प्रदेश के लिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर उनको देखा जाता है, हिंदू चेहरे के तौर पर देखा जाता है। हालांकि वो मुख्यमंत्री हैं, पूरे ही सूबे के मुख्यमंत्री हैं, 22 करोड़ आवाम के मुख्यमंत्री हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। 10 महीने का जो काम काज का तौर तरीका रहा है उनका, और 10 महीने का जो आपका तजुर्बा रहा है काम करने का, कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे, क्या बताएंगे? क्या वाकई एक बेहतरीन इंसान के तौर पर, एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर आप उनको देखते हैं? मुझे लगता है कि चूंकि मेरा सियासत में, खासकर मिनिस्ट्री में 10 महीने का कार्यकाल है जी, और सामाजिक तौर पर मैंने 20-25 साल समाज के बीच में सोशल वर्क किया है, और मैं हर समाज के लोगों के बीच में, हर वर्ग के लोगों के बीच में रहा हूं, सभी को देखा है। देश में मैंने, जैसे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, वैसा इंसान कोई नहीं देखा आज तक प्रधानमंत्री के रूप में, और उत्तर प्रदेश में योगी जैसा इंसान मैंने तो नहीं देखा। मैं ये बात ईमानदारी से कह रहा हूं, और इसको अगर आप और मजबूती देना चाहते हैं तो मैं कसम भी उठा सकता हूं कि मैंने इतनी ईमानदारी से काम करते किसी इंसान को इस पदों पर नहीं देखा जितनी ईमानदारी से मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री की हैसियत से, और उत्तर प्रदेश में योगी जी को मैं देख रहा हूं, जो मैंने आज की तारीख तक देखा है। ये ईमानदारी की बात है, मेरा अल्लाह जानता है, मैं इंसाफ के साथ कह रहा हूं। मोहसिन रजा साहब, आप बेहतरीन क्रिकेटर भी रहे हैं और बहुत सी बार आपने फील्डिंग की होगी, तो जाहिर तौर पर कई बार क्या ऐसा भी होता है कि जो बात आपका मन कह रहा हो, आपका दिल कह रहा हो कि मैं ये बात कहूं, लेकिन पार्टी लाइन है या फिर हुकूमत की तरफ से कोई इशारा है कि यार ये बात मत बोलना, तो उस मजबूरी में आपको ना बोलना पड़ा हो वो बात? कभी ऐसा नहीं हुआ, और मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और हमारे संगठन ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मेरी खुशनसीबी है, चूंकि मैं क्रिकेट भी देश के लिए खेलना चाहता था, और राजनीति भी अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए करना चाहता हूं, राष्ट्र के लोगों के लिए करना चाहता हूं। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से शुक्रगुजार हूं, और फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के संगठन के लोग, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए यहां बैठाला। और वाकई में मेरे दिल में कभी कभी ऐसी बात नहीं पैदा हुई कि मैं जो कहना चाहता हूं मैं कह देता हूं। आपने इतनी देर में कवर कर रहे हैं, आपने देखा होगा, मुझे जो कहना होता है मैं कहता हूं, और यही मेरी पार्टी और यही मेरे लोग हैं, यही देश की सोच है। जो देश की सोच है वही हमारी पार्टी की सोच है, हम लोग उसी को रखते हैं देश के सामने। मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी ही बेबाकी से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेबाक बात देखा इसके लिए। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।